होगा, चढ़ के जाते हैं, फिर वो रोड में पहुँचते हैं। तो अगर उन्हें एक लिंक रोड ही मिल जाता तो वो जो है उससे रोड से काफ़ी नज़दीक हो सकते थे। उसके बाद इन पे काम चला रहे हैं। सर्दियों में तो 8-8 10-10 दिन लाइट नहीं होती, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। तो आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट मॉनिटर और मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद मलिक। नाज़रीन, हाल ही में डीडीसी के इलेक्शंस हुए जो कि जम्मू कश्मीर में पहली मर्तबा हुए। इस दौरान बहुत सारे जो नए लीडरान हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, वो सामने आ गए और बहुत सारे पुराने लीडरों ने भी इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स भी थे, एक्स मिनिस्टर्स। तो आज जो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ मौजूद है, ये चसाना कॉन्स्टिट्यूंसी के जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी चसाना है, वहाँ की जो एनसी की कैंडिडेट थी जिनका नाम शहनाज है, जिन्होंने इस इलेक्शन में डीडीसी इलेक्शन में कंटेस्ट किया था और तकरीबन 2500 से ज़्यादा जो वोट लिए थे। तो हम इनसे बात करेंगे और ये अपने एरिया के कुछ मुश्किलात लेकर हमारे पास आए हैं जो इंतज़ामिया तक पहुँचाना चाहती हैं। तो हम इनसे ही बात करते हैं। शहनाज जी, आपका स्टेट मॉनिटर में खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको अपना तारुफ कराएं। जी, मेरा नाम शहनाज अख्तर है, मैं चसाना कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी कंटेस्टेड कैंडिडेट हूँ। तो बस मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और इंशाल्लाह आगे मैं लोगों के जो हैं वो मुद्दे आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना चाहती हूँ, ताकि वो उन मसलों को हाईलाइट करें और जल्दी से जल्दी सॉल्व कर। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं या कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उसके बाद कुछ जो होते हैं बदकिस्मती से हार जाते हैं और वो फिर ये जो है हारने के बाद वो फिर लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो उस हिसाब से उसको लेकर आपका क्या कहना? आप लोगों का काम अभी भी कर रही हैं या कि जीतने के बाद ही करना था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश है, वो है लोगों के काम करना, खिदमत खलक। बचपन से मेरा एक ही शौक़ है कि मैं जो है वो किसी का काम कर पाऊँ। तो ये भी मैं सोचती हूँ मेरे लिए एक लकी अपॉर्चुनिटी थी कि डीडीसी इलेक्शन आए, ताकि मुझे भी लोगों के सामने जाके बात करने का, इंटरेक्शन करने का मौका मिला। उससे बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। तो ये एक मेरे लिए लकी चांस था और हमेशा मैं इस चीज़ को आगे लेके जाऊंगी, लोगों के मसले हाईलाइट करूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपको एक अच्छी पार्टी से जो मैंडेट मिला, एनसी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिला आपको मैंडेट, इससे पहले कब आपने सोचा था, जबकि डीडीसी इलेक्शंस हुए इससे पहले आपने कभी सोचा था कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे या कभी इस तरफ कोई ध्यान दिया आपने कभी? नहीं, मेरा एक ही मुद्दा था कि मैं लोगों के काम करना चाहती थी, बट ये कभी दिल में ख्याल नहीं आया, क्योंकि अभी स्टिल मेरी स्टडी कंटिन्यू है, अभी फिनिश नहीं हुई है। तो कभी वैसे सोचा ही नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं थी, कोई वैसा काम नहीं किया था। बट जो ही गई तो मुझे इसमें एक इंटरेस्टिंग फील्ड लगा। जैसे लोग कहते थे पॉलिटिक्स में ये होता है, झूठ होता है, दिस दैट, बट मैं सोचती हूँ कि अगर इसको रियलिटी से चलाया जाए तो ये एक फार बेटर चीज़ है अच्छे लोगों के लिए। जैसे कि पहले आपने, इससे पहले कभी आपने सियासत का सोचा ही नहीं था और लोगों में आप गए। मैं जैसे रोड की आपके साथ बात कर रही थी, जैसे आप मैं 3-4 पंचायत की बात करूंगी, जैसे अफरतुली से लेके आगे केर चटाली से आगे कालाबन हो गया, हसोत हो गया, उसके बाद बन्ना ए भी हो गया, उसके बाद चिथल, एक मतलब हमारे साथ ही बिल्कुल अटैच एक पंचायत है, बट स्टिल वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है। क्वार्टर से नज़दीक ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है। तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने बोला है बीच में फॉरेस्ट एरिया आता है, बट ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी तो होगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस तो लेना पड़ता है। हाँ, वही ना, कोई ना कोई उन्होंने बोला वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो भी कोई ना कोई मसला हल किया जाए। फिर गोटा बिल्कुल मतलब नज़दीक है चसाना के, उसके साथ ही एक इलाका है, मतलब बहुत छोटी वो एरिया है, चिट्टी बटी उसका नाम है। वो लोग रोड से बिल्कुल डिसकनेक्ट हैं, पार वाली साइड वो रहते हैं, इस साइड तूली है, अच्छी कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, बट एक बीच में सेंटर में पुल नहीं है, एक खड़ौली नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज सफ़र कर रहे हैं। कम से कम वो 3-4 किलोमीटर, 3-4 नहीं, काफ़ी ज़्यादा होगा, चढ़ के जाते हैं, फिर वो रोड में पहुँचते हैं। तो अगर उन्हें एक लिंक रोड ही मिल जाता तो वो जो है उससे रोड से काफ़ी नज़दीक हो सकते थे। उसके बाद कोटली के साथ एक बेला इलाका है, कोटली में रोड है सिडका ही निकाला हुआ, लेकिन रोड का नाम है। तो बेला इलाका जो है वो कम से कम उससे 5-6 किलोमीटर वो चल के आते हैं, फिर वो रोड पे पहुंचते हैं। अगर वहाँ पे पुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक खड़ोली दी जाए तो वो लोग जो है वो आराम से आर पार आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे बरसात के मौसम में जो है या बारिश हो, बारिश के दौरान
इन्हीं वजह से जो है मौत के शिकार हो जाते हैं, जहाँ पर पुल नहीं होते हैं, वो बीच दरिया से क्रॉस करते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, इस तरह के कितने एरिया है जो वहाँ पर जहाँ पुल नहीं लगे? मैंने तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरी मतलब नज़र में नोटिफाई दो ही एरिया हैं। जैसे एक बेला है, एक चिट्टी बटी है, तो उसके साथ एक गुलाबपुरा भी है, वो भी अनटच है सारी चीज़ों से। मतलब मैं वहाँ भी गई, बिल्कुल ये मेन रोड है जहाँ से राजौरी जम्मू रास्ता जाता है, बट इसी के पीछे एक गुलाबपुरा इलाका है, मे भी आप जानते भी हों उसे। तो वहाँ पे ना ही रोड है, ना ही पानी है, किस डिपार्टमेंट को फ़ोन करो तो वही लेज़ीनेस। तो इस मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवर्स उस पे भी असर पड़ा है इन चीज़ों का। मैं जैसे रोड की आपके साथ बात कर रही थी, जैसे आप मैं 3-4 पंचायत की बात करूँगी। जैसे अपर तुली से लेके आगे केर चटाली से आगे कालाबन हो गया, हसोत हो गया, उसके बाद बन्ना ए भी हो गया, उसके बाद चिथल एक मतलब हमारे साथ ही बिल्कुल अटैच एक पंचायत है, बट स्टिल वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है। हेडक्वार्टर से नज़दीक ही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन वहाँ पे रोड नहीं है। तो जब मैंने उस चीज़ के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो उन्होंने बोला है बीच में फॉरेस्ट एरिया आता है, बट ये कोई एक्सक्यूज़ तो नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता भी तो होगा। बारिश क्लियरेंस तो लेना पड़ता है। हाँ, वही ना कोई उन्होंने बोला वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि वो भी कोई ना कोई मसला हल किया जाए। फिर गोटाक बिल्कुल मतलब नज़दीक है जसाना के, उसके साथ ही एक इलाका है, मतलब बहुत छोटी वो एरिया है, चिट्टी बटी उसका नाम है। वो लोग रोड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं, पार वाली साइड वो रहते हैं, इस साइड तूली है, अच्छी कंस्ट्रक्शन सब चीज़ वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, बट एक बीच में सेंटर में पुल नहीं है, एक खड़ौली नहीं है, जिसकी वजह से लोग आज सफ़र कर रहे हैं। कम से कम वो 3-4 किलोमीटर, 3-4 नहीं काफ़ी ज़्यादा होगा, चढ़ के जाते हैं, फिर वो रोड में पहुँचते हैं। तो अगर उन्हें एक लिंक रोड ही मिल जाता तो वो जो है उससे रोड से काफ़ी नज़दीक हो सकते थे। उसके बाद कोटली के साथ एक बेला इलाका है, कोटली में रोड है सिडका ही निकाला हुआ, लेकिन रोड का नाम है। तो बेला इलाका जो है वो कम से कम उससे 5-6 किलोमीटर वो चल के आते हैं, फिर वो रोड पे पहुंचते हैं। अगर वहाँ पे पुल नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक खड़ोली दी जाए तो वो लोग जो है वो आराम से आर पार आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो ऐसे बरसात के मौसम में जो है, या बारिश के दौरान इन्हीं वजह से जो है मौत के शिकार हो जाते हैं, जहाँ पर पुल नहीं होते हैं, वो बीच दरिया से क्रॉस करते हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है, इस तरह के कितने एरिया है जो वहाँ पर जहाँ पुल नहीं लगे? मैंने तो बहुत सारे होंगे, लेकिन मेरी मतलब नज़र में नोटिफाई दो ही एरिया हैं। जैसे एक बेला है, एक चिट्टी बटी है, तो उसके साथ एक गुलाबपुरा भी है, वो भी अनटच है सारी चीज़ों से। मतलब मैं वहाँ भी गई, बिल्कुल ये मेन रोड है जहाँ से राजौरी जम्मू रास्ता जाता है, बट इसी के पीछे एक गुलाबपुरा इलाका है, मे भी आप जानते भी हों उसे। तो वहाँ पे ना ही रोड है, ना ही पानी है, किस डिपार्टमेंट को फ़ोन करो तो वही लेज़ीनेस। तो इस मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवर्स उस पे भी असर पड़ा है इन चीज़ों का। अगर देखें कि लोगों को बिजली की जो सहूलियत है, जहाँ जहाँ बिजली है वो भी नहीं प्रॉपर्ली नहीं दी जाती है, जबकि बिल जो है एडवांस दिए जाते हैं। तो कभी आपने बिजली के आला अफसरान से किससे बात की? जी हाँ, मैंने वो इसी डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिसर थे, सॉरी मुझे उनका नाम भूल गया। मैंने उनसे बात की और मैंने उनको बोला कि अगर ज़्यादा नहीं हो सकता तो आप एक काम करो, हमें ग्रिड स्टेशन दे दो, क्योंकि उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है वो हल हो जाएगी। बट उन्होंने बोला कि ये काफ़ी एक्सपेंडिचर लगता है, मे बी इस टाइम स्टेट के पास या हमारी डिस्ट्रिक्ट के पास अवेलेबिलिटी नहीं हो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक रिसीव स्टेशन दे दो। अगर ज़्यादा नहीं देते, जसाना में रिसीव स्टेशन दोगे तो उससे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ग्रिड स्टेशन तो एक ही है बगल में। उसकी वजह से लाइट आगे ट्रांसफॉर्म हो रही है, जगह जगह वाइड स्प्रेड हो रही है, बट स्टिल जो है वो उसी ग्रिड स्टेशन पे काम चला रहे हैं। सर्दियों में तो 8-8 10-10 दिन लाइट नहीं होती, फ़ोन स्विच ऑफ हो जाते हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर वो ग्रिड स्टेशन नहीं दे सकते, लेकिन रिसीव स्टेशन हमें ज़रूर दें। एजुकेशन का क्या सूरत हाल है? वो तो आप बात ही मत करो। अगर मैं स्पेशली टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर बात करूँगी तो आपने देखा होगा 1 साल से तो पहले स्कूल ही बंद है। मुझे नहीं लगता कि बच्चों को वो आदत भी होगी कि हमें स्कूल जाना है या नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करूँ कि अभी-अभी नई-नई टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर्स वगैरह का वहाँ पे स्कूल में लॉन्च किया गया, ये सब किया गया। मतलब मैं देहात की बात कर रही हूँ। तो
लेकिन उन टीचरों को कभी ये नहीं सिखाया गया, ट्रेनिंग नहीं दी गई कि आपने कंप्यूटर को कैसे यूज़ करना है, इनकी कीज़ क्या है, इनके फंक्शन क्या है, आपने बच्चों को कैसे चलाना है। कंप्यूटर्स तो स्कूल में अवेलेबल हैं, बट उनके लिए कोई ट्रेनर नहीं है वहाँ पे, तो वो टीचर कैसे सीखेंगे जिन्होंने कभी नहीं सीखे। अगर मैं पर्सनली खुद की एग्जांपल दूँ तो आज अगर मुझे बोलेंगे तो नहीं एक्सेल चलाना है, चलो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इंसान सीख लेता है। जिनके पास अफोर्डेबल है वो गाँव से उठ के जम्मू आते हैं, यहाँ सीख लेते हैं। अगर मैंने पर्सनली अगर यहाँ आके सीखा, लेकिन मुझे कोई बोलेगा तूने एक्सेल में फ़ाइल बनानी है, जब मैंने बचपन से कभी एक्सेल देखा नहीं होगा तो मैं उसमें फ़ाइल कैसे बनाऊंगी। तो वैसे ही मैं टीचर्स की अगर बात करूं या स्कूल्स की बात करूं, तो हमने या हमारे बच्चों ने या हमारी लोकेलिटी ने उन बच्चों के साथ कंपटीशन करना आने वाले टाइम में जो इस टाइम कंप्यूटर्स की दुनिया में बिजी हैं, तो वो कैसे उसके साथ compete कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। बिल्कुल, आपने ये बात सही की। आपके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ जिनकी अभी तक बिल्डिंग्स नहीं बनी है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स होंगे। क्या कोई इसके लिए क्या स्टेप उठाएंगे आप आगे के लिए? जी, इंशाल्लाह स्कूल जैसे ही लगेंगे मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो सीईओ साहब से बात करूंगी कि वो इस चीज़ को देखें। फर्नीचर की तो आप बात ही मत करो, मैं नाम नहीं लूँगी। पर्सनली मैं बहुत सारे इलाके में जब मैं कैंपेन के लिए गई, मैंने पर्सनली जब विज़िट किया, मैंने ऐसे स्कूल भी देखे कि जिनमें एक चेयर तक अवेलेबल नहीं थी। बिल्डिंग तो है बट चेयर तक अवेलेबल नहीं। उन्होंने बोला यहाँ बहुत दूर है, आता ही नहीं है कोई, ना देखता है ना पहुँचती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पढ़ाई होती होगी, कहाँ वो स्कूल में बच्चे आते होंगे, टीचर्स आते होंगे जहाँ पे चेयर ही नहीं है। तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, एनवायरनमेंट उनके लिए क्या बनेगा कि हमें फ्यूचर में जाके क्या करना है। और यही हमारे साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि 5th या 8th या 10th तक बच्चों को यही नहीं पता कि साइंस और मैथ में क्या फ़र्क है या मैथ्स कैसे चलाते हैं। तो जब फिर वो 10th के बाद या एग्ज़ाम अगर देने पे आते हैं तो तब वो इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा पीछे लैग बिहाइंड हो जाते हैं। तो ये भी एक पर्सनली बहुत सीरियस इशू है कि देखा जाए इन चीज़ों को रेगुलर किया जाए, कम से कम हायर अथॉरिटी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन जाए, इन चीज़ों को देखे, विजिट करे इलाके में। लेकिन स्टिल हमारा वही हाल है। हेल्थ का क्या सूरत हाल है? हेल्थ की तो आप बात ही मत करिए। मैं तूली में गई, वहाँ पे बहुत पुराना हॉस्पिटल दिया गया है बट अभी तक डॉक्टर अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। जैसे कि फाइनली अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें कि बुनियादी सहूलियत से ही महरूम है ये एरिया जो दूर दराज एरियाज़ है, चाहे एजुकेशन को लेकर या हेल्थ को लेकर हम बात करें या कोई और भी महकमा हो, लेकिन जो कंक्लूजन इसका निकल रहा है कि बुनियादी सहूलियत से महरूम है, तो इसमें आप किसको जिम्मेवार ठहरा रहे हैं? मैं पब्लिक को भी ठहराती हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर किसी को रोशनी होती है तो चाहिए इंसान को कि वो दूसरे को भी उस रास्ते पे ले जाए या रोशनी दिखाए। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं कि प्रोग्राम आते हैं, काम आता है, हमें इन लोगों के उनको पूछना चाहिए जो हमारा काम करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्यों ढीली है, स्ट्राइक करो। क्यों लोग जो हैं वो अपना हक छीन के लेते हैं? क्योंकि वो अवेयर हैं, एक्टिव हैं, उनको पता है हम पे जुल्म जो है वो नहीं होगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं खुद ही सोचते हैं हो रहा है, दिन निकल रहा है, बस बहुत है, काफ़ी है। तो पब्लिक के लिए अभी क्या कर रहे हैं आप प्रेजेंट टाइम? जी, जितने मुझसे मसले हल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का बेसिक इशू है, कोई राशन कार्ड का मसला है, कोई और पेंशन का मसला है, या पानी की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने वहाँ के मतलब सुपरवाइज़र साहब से बात की है हमारी लोकेलिटी के। मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने काफ़ी हेल्प की। इवन बोलने लगे पाइप नहीं है, टेंडर में आएगी, ये है वो है। मैंने जब सीनियर डिपार्टमेंट से बात की, बट मैंने उनसे स्टिल रिक्वेस्ट की कि वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा, कम से कम उनको 2-3 किलोमीटर दूर जाके औरतें पानी लाती थी, फिर वो सुबह किसी मेहमान को खाना चाय देती थी। मैं जब किसी के घर गई तो मैंने ये हालत देखी, फिर मैंने उनसे इतनी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और उस मोहल्ले में पानी अवेलेबल करवाया। तो मतलब बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, जिसे मतलब देख के जो अगर इन चीज़ों को बुनियादी तरीके से देखेगा तो वो काफ़ी परेशान हो जाएगा। आखिर में आपका क्या पैगाम रहेगा पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन और हुकूमत को? जी, मैं सबसे पहले बोलूँगी, अगर मैं अपनी इसकी लोकेलिटी या अपनी इसकी बात नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी की करती, मैं आप भी शायद उसी इलाके से हैं। देखो आप गुलाबगढ़ को देख लो, वो कितनी मतलब फिल भी स्टिल मतलब इतना एडवर्स इफेक्ट उस पे पड़ रहा है। जो लोग वहाँ से अफोर्ड कर पाते हैं वो जम्मू आके रह रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बट जो वहाँ है वो बुनियादी सहूलियात से कितना महरूम है। रोड जैसे वहाँ है बिल्कुल भी नहीं है, कहीं दौरा में रोड नहीं है। कब का जो है वो नेशनल हाईवे उन्होंने बोला है कि हम वहाँ से निकालेंगे ऊपर से और वो पूरा आएगा, लेकिन स्टिल अभी
कोई उसके लिए कोई कुछ नहीं मतलब कदम उठाया जा रहा। टूरिज़्म को लेके कोई बात नहीं हुई है अभी तक, ना ही कोई अच्छा स्टेप उठाया गया है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं यही बोलती हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ और पब्लिक से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सामने आओ, कोई किसी को कुछ नहीं करता है। हमें चाहिए कि हम अपने मसले जो है वो खुद हाईलाइट करें। जब हम खुद उजागर होंगे तो हमारे काम ऑटोमेटिकली खुद होंगे। अपने इलाके के जो परेशानियां लेकर आपकी क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत को? मेरी यही अपील रहेगी कि हमारे काम वो जल्द अज जल्द करें, क्योंकि हम आप खुद इस चीज़ को देखते हैं कि जो चलो उनके लिए तो सब कुछ है, बट जो गरीब लोग हैं उनको नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए वो कम से कम अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो बेसिक फैसिलिटीज़ दें। अगर वो भी नहीं होती तो जब कोई यहाँ से जाता है, किसी ऑफिसर्स के पास जाता है, एटलीस्ट उसे सुनो तो सही, मौका तो दो, बोलने का मौका दो, वो क्या कह रहा है, वो क्यों आया है, उसे मौका तो दो कि वो क्यों आया है, मसला क्या है। हमें सुने, आवाम को सुने और उनके काम करें, सबसे बड़ी यही बात। शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, ये थे हमारे साथ डीडीसी कैंडिडेट का जिन्होंने डीडीसी का इलेक्शन जो कंटेस्ट किया था चसाना से, जिनका नाम शहनाज है। शहनाज जी थे हमारे साथ, एनसी से इन्होंने इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था। बहुत से वोट्स इन्होंने लिए थे, 2500 से ज़्यादा इन्होंने लिए थे, और जो वहाँ से जीते थे उनके नज़दीक ही पहुँचे थे। तो लोगों के मुश्किलात के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। इसके साथ ही अपने मेज़बान जाहिद मलिक और कैमरामैन बाबर नफीस को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।